ओके, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। आपका नाम क्या है मैम? आपका आस्था। चलो बढ़िया। तुम लोग फिर दोनों अब वीडियो ही करना है। गुड गुड। चलो मैं विशाल हूँ और अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश। ओके चलो, संस्कृत छोड़ के सारे मीडियम पढ़ा देता हूँ मैं, है ना? तो अगर कोई संस्कृत वाला है तो उसको बस दिक्कत है। कोई है क्या? गणित? गणित तो पढ़ाता हूँ मैं। नहीं बाबा, छत्तीसगढ़ी नहीं आता मेरे को। चलो कल के क्लास में कोई डाउट है? ओके, तो कल अपन ये डिस्कस कर लिए थे कि संविधान है क्या। बेसिकली संविधान के बारे में थोड़ा सा जाने थे, ठीक है। आज मेन क्लासेस आज से शुरू होगी, है ना। कल सिलेबस देखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, क्या आपका अप्रोच होना चाहिए पढ़ने का वो देखे, ठीक है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि अगर पूरा संविधान आप देखो तो इसको हम अलग अलग चैप्टर में बांटे हुए हैं, जिसको हम भाग के नाम से जानते हैं, ठीक है, पार्ट। और ये हमारे पास कितना है? 22, ठीक है। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही लिखना है ना। अभी फिलहाल 25 है। क्यों? क्योंकि 4A जुड़ गया, 9A जुड़ गया, 9B जुड़ गया, तो ऐसे अलग अलग जुड़ते रहा है ना। लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 22 भाग था, 22 चैप्टर समझ सकते हो, ठीक है। इसके अंदर फिर हम देखते हैं अनुच्छेद, ठीक है, आर्टिकल। और ये आर्टिकल कितना था ओरिजिनल? 395। अभी मोस्टली 470 के आसपास है ना। बट आपको याद रखना है ये वाला 395, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतना बल्कि नोट है कि आप अगर उसको काउंट करने जाओ तो भैया समझ लो कि महीने लगने वाले हैं, ठीक है। तो कोई भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद और आर्टिकल है। सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितने अनुसूची थी। अनुसूची क्या है ये भी बता चुका था मैं कल, ठीक है। अनुसूची हमारे पास शुरुआत में 8 था और अभी 12 है। तो अगर ये पूछे तो आपको 12 लिखना है, 8 नहीं लिखना, ठीक है। ओके चलिए, तो अब बेसिकली हम शुरू करते हैं अपना भाग 1, है ना। तो जो नए स्टूडेंट है वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। पहला ही लेक्चर है, हमने कल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझा था, उसके बाद प्रस्तावना पढ़ा था। प्रस्तावना क्या है 2 मिनट सुन लो। किसी भी चीज की समरी जो होती है उसको हम प्रस्तावना बोलते, उद्देशिका बोलते, है ना। पूरा संविधान है, इस संविधान का हम शॉर्ट फॉर्म कर दिए कि मेरे पास समय नहीं है सर, ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा 400 पन्ने का संविधान है हमारा, है ना। क्या उतना आप पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन मुझे संविधान समझना है तो मैं क्या पढ़ूंगा? उसका सारांश, समरी, है ना। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाला पढ़ के मुझे पूरा समझ में आ जाता है कि हमारा संविधान कैसा है, क्या बोलना चाह रहा है, किस उम्मीद पे है, क्या उसकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। ये सारा चीज हम समझ जाते हैं। ओके, तो आज हम बेसिकली शुरू करने वाले हैं अपना भाग 1। टॉपिक डाल लो, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। आप लिखोगे नहीं? अच्छा, तो आज ऐसा देखने आया। ठीक था यार, टीचर भी ठीक है, पढ़ा भी ठीक रहा है, कल से लिख लूंगी। ऐसा वाला है क्या? कोई पेज दे दो यार। देखो संविधान पढ़ाता हूँ, रामायण मेरे को आता नहीं है तो कहानी में सुना नहीं सकता, ठीक है। और कहानियां सुनने के लिए होती है, संविधान लिखने के लिए होता है, ठीक है। एक पेज और पेन दे दो।
अच्छा तू भी ऐसी आई है, तू तो पुरानी स्टूडेंट है। किससे? तो करो बात। चलो शुरू करें। ओके, तो ये पहला भाग है, ठीक है। तो इसमें फिर आर्टिकल होंगे, है ना। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है? देखो सबसे पहली चीज, आप पूरा संविधान को कल भी मैं बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं, पूरा एक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। पहले लैंड, जमीन, है ना, पहले जमीन देखो। अब जब जमीन दिख गया तो उस पर कौन रहेगा? लोग। तो हमें सेकेंड में पढ़ाऊंगा आपको नागरिकता, सिटीजन, ठीक है। अब लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ अधिकार देना पड़ेगा, है ना। इसी चालू करना है क्या? जस्ट 1 सेकेंड, रिमोट कहाँ गया? अच्छा चालू है, ठीक है। अब लोग रहने लगे हैं तो उनमें फिर कुछ अधिकार देना पड़ेगा, तो हम फिर पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। कुछ अधिकार ऐसे जो तुरंत देना है और कुछ अधिकार ऐसे जो बाद में देना है। बी लाइक पापा, है ना, क्या बोलते हैं? बेटा अभी पैसे कम है, साइकिल से काम चला लो। पैसे आए तो बाइक दिलाऊंगा, और पैसे आए तो कार दिलाऊंगा। अरे पापा का मर्जी चले तो एरोप्लेन दिला दें, ठीक है, लेकिन पैसे चाहिए। तो सरकार भी तो हमारा गार्जियन है ना। तो जो जरूरी था उसको दे दिया पहले भाग 3 में, और जो बाद में देगा कि मैं दूंगा, ठीक है, अपन है अभी देगा, लेकिन अभी नहीं, जब मैं वेल्दी हो जाऊंगा। जैसे शिक्षा का अधिकार, है ना, बाद में मिला हमको, ठीक है। इसके अलावा मेटर्निटी रिलीफ, यानी कि जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको कुछ वीक का छुट्टी मिलता है, पेड, है ना, पैसा भी मिलता है, छुट्टी भी मिलता है, बाद में मिला। जब संविधान बना था उस समय नहीं मिले था। हमें 100 दिन का काम, मनरेगा सुने होंगे, ये बाद में मिला, ठीक है। तो जो जरूरी था वो हमें मिला भाग 3 में, और जो जरूरी नहीं था फिर भी जरूरी है ना। शिक्षा जरूरी है, मेटर्निटी रिलीफ जरूरी है, पर्यावरण बचाना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है। पहले पेट पूजा बोलते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर भाई दूजा, ठीक है, काम दूजा। तो पहले जो जरूरी था हमने यहां दिया, फिर यहां। अब ये देगा कौन? कौन देगा? सरकार, है ना। तो सरकार कितने लेवल पे? 2 लेवल पे। तो हमने भाग 5 में क्या कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट, और भाग 6 में स्टेट का। तो पूरा स्ट्रक्चर है संविधान का, है ना, कि पहले हम भाग 1 में जमीन के बारे में पढ़ेंगे, भूभाग के बारे में, और इस भूभाग में रहेगा कौन? तो नागरिक, यानी कि सिटीजन, और इस सिटीजन को कुछ अधिकार दूंगा, राइट, यानी कि अधिकार जो जरूरी है, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं। जो थोड़ा बाद में दूंगा, डीपीएसपी, है ना। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा भाग 1, इसको, ठीक है, इसको लिखिए। चलिए, तो इसमें बेसिकली अपन को 4 आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है, ठीक है। इसको समझने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि ये मैं क्या लिखा हूं, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझ के आते हैं। देखो, संविधान जो है एक कानून है ना, और कानून पढ़ता कौन है? लॉयर। तो लॉयर की एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, लॉ की एक लैंग्वेज होती है। क्या? जब भी आप इस तरीके से मिले आर्टिकल, तो आर्टिकल आपको मिलेगा कहां पे? संविधान में, है ना। तो संविधान में जब भी ये मिले, इसको या तो आपको आर्टिकल पढ़ने हैं या तो आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद के अंदर होता है सब आर्टिकल, या फिर क्लॉज आप बोल सकते हो, क्लॉज, हिंदी में भी क्लॉज ही पढ़ते हैं। तो अगर मैं कहीं पे भी ऐसे लिख रहा हूं तो इसको क्या पढ़ोगे? आर्टिकल 1 सब क्लॉज, सॉरी, आर्टिकल 1 क्लॉज ए। इसके अंदर भी अगर कुछ हुआ
तो उसको हम बोलेंगे सब क्लॉज। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है, कैसे पढ़ोगे, ऐसे मत पढ़ना सर 19 ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट में ए, ऐसे नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 19, ठीक है, उसके बाद क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। ठीक है, जब भी मैं आर्टिकल बोलूं समझ जाना कि सर बात कर रहे हैं संविधान की। ठीक है, इसके अलावा संसद और भी कानून बनाती है ना, संसद लॉ बनाता है, कानून बनाता है, इसको बोलते हैं साधारण। देखो ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन क्योंकि मैं जो बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो संसद जो कानून बनाती है उसको बोलते हैं साधारण कानून, ये सब लिखते जाइएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लॉ, मतलब साधारण कानून को। इसको बोलते हैं स्टैट्यूट, ठीक है, इसको बोलते हैं लीगल लॉ, इसको बोलते हैं कानूनी या कानून। ठीक है, सब एक ही है ना, जो भी बोलना चाहो, साधारण कानून, ऑर्डिनरी लॉ, स्टैट्यूट, लीगल लॉ, कानून सब एक ही है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं धारा। क्या पढ़ते हैं, धारा, सेक्शन। और जब भी सेक्शन पढ़ो, जब भी धारा बोलोगे तो साथ में वो कानून का नाम बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमारे पास एमजी नरेगा है, मनरेगा सुना होगा गांव में आप लोगों ने। मनरेगा को अगर मैं पढ़ता हूं तो मैं पढ़ूंगा सर सेक्शन 142 ऑफ मनरेगा, है ना। अगर मैं सेक्शन पढ़ूं तो मैं कानून का नाम बताऊंगा। ठीक है, अगर मैं देखूं एक आईपीसी आप लोगों ने सुना होगा, है ना, इंडियन पिनल कोड, तो इसका मैं मान लो पढ़ता हूं सेक्शन 370 तो सिर्फ इतना नहीं पढ़ूंगा, सेक्शन 370 ऑफ आईपीसी एक्ट। अगर सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो इसको मैं मान लो पढ़ रहा हूं सेक्शन 122 ऑफ सीआरपीसी एक्ट। ठीक है, तो जब भी साधारण कानून पढ़ूं तो मैं धारा पढ़ूंगा। ठीक है, बोलते हैं ना पुलिस वाला कौन कौन सा धारा लगा है ना। और जब भी मैं संविधान पढ़ूं तो मैं अनुच्छेद बोलूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सर कानून है, कानून पढ़ने के एक नियम होते हैं, कानून हो। ठीक है, ओके। नाउ अब आते हैं वापस हम, तो ये क्या है लिखा हुआ, बोलो। ठीक है, आर्टिकल 1 क्लॉज 1, इसमें क्या बोला है, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। एक्चुअली बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि नाम क्या रखें। कई लोग बोल रहे थे इंडिया रखते हैं, कई लोग बोल रहे थे भारत रखते हैं, कई लोग बोल रहे थे हिंदुस्तान रखते हैं। ठीक है, तो कई लोग बोलते हैं कुछ और नया नाम रखते हैं। इवन एक तो ऐसा खड़ा हुआ बोलता है भाई साहब हम ना एक काम करते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया रखते हैं। तो पीछे से कोई बोलता है क्या, तो बोलते अरे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो हम उसका कॉपी कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। मैं बोला अबे गधेड़ा, सब कुछ कॉपी करना है। तो फिर बाद में हमने रखा कि भैया देखो टेंशन ज्यादा नहीं लेना, दोनों नाम रखते हैं इंडिया और भारत। ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो गया कि इंडिया वही भारत है ना, दोनों अलग अलग नहीं है। इंडिया दैट इज भारत। अब क्वेश्चन ये आता है शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। अब पहली चीज कि सर ये राज्य क्या है, ठीक है, दूसरी चीज ये संघ क्या है ना। तो इसके लिए नीचे बताता है मैं लिखवा दूंगा, अभी समझते जाओ। 2 में ये क्या बोलता है, ये जो स्टेट है यानी कि राज्य है, ये वही राज्य है जो अनुसूची 1 में लिखित है, यानी कि शेड्यूल 1। एक चीज और, जब भी मैं शेड्यूल लिखूं तो शेड्यूल हमेशा रोमन वर्ड में लिखा जाता है ना। आप कभी भी ऐसे मत लिखना शेड्यूल 1 या अनुसूची। देखो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, मैं जो हिंदी में लिखूंगा वही इंग्लिश में लिखूंगा,
तो ये नहीं सोचना सर हम क्या करें, है ना, दोनों मैं बार बार लिख रहा हूं। तो अनुसूची कभी भी ऐसे नहीं लिखना होता है, ये गलत है, ठीक है। या तो आप ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची, ठीक है। जब एक्चुअली आप वकालत करते हो तो सब चीज सिखाया जाता है कि ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं, कानून लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूं, ये शेड्यूल अनुसूची ऐसे कभी मत लिखना, है ना, गलत नहीं होगा क्योंकि आपके एग्जामिनर को भी ये बहुत मुश्किल से आता होगा, लेकिन हाँ अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सही तरीके से लिखो, ठीक है। ये नोट कर लेना कहीं पे। तो यहां पे मैंने आपको बताया कि भारत, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है, तो ये राज्य को बताने के लिए नेक्स्ट क्लॉज में बताया है कि सर राज्य वही होगा जो अनुसूची 1 में लिखा है, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको, ठीक है। उसके बाद ये हमें पता चलना चाहिए ना कि सर हमारी टेरिटरी कहाँ कहाँ तक है ना। सर मैं आपसे पूछूं कि आपका जमीन कहाँ है तो आप बताओगे ना, है ना, शादी से पहले बताते हैं कि सर दिख रहा है जहां तक वो मेरा ही है, ठीक है। तो उसमें बोलते हैं कि भाई ये मेरे बड़े वाले भाई का भी है, ये मेरे छोटे वाले भाई का भी है। तो इंडिया का जमीन कहाँ कहाँ तक है ये भी तो बताना पड़ेगा ना, तो चलो बताते हैं। तो इसी को तीसरे में बताया है कि हमारी भूभाग कितनी होगी, हमारी टेरिटरी कितनी होगी, चलो देख लेते हैं। तो ये बोलता है कि भाई साहब मैं इंडिया हूं, ठीक है, तुम सब मेरे ही हो, है ना, तुम छत्तीसगढ़ हो, तुम मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है, तुम्हारी जमीन भी मेरी जमीन, तुम्हारी जमीन भी मेरी जमीन, मतलब राज्यों का भूभाग, राज्यों का भूभाग यानी कि टेरिटरी ऑफ स्टेट, जो तुम्हारा है वो मेरा है। लेकिन उधर से बोलता है कि भाई साहब 8 हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, है ना, तो उनका भी भूभाग तो मेरा ही होगा ना। तो सेकंड में टेरिटरी ऑफ यूटी, यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश का भूभाग, ठीक है। पाकिस्तान हमको बहुत परेशान करता है। कल के दिन मन करे कि भाई साहब मोदी जी और शाह जी और मुन्ना भाई चलें कहाँ, अरे पाकिस्तान को वापस लाने, और दोनों मिलके चल दिए, पाकिस्तान को ले आए भारत में, है ना, पाकिस्तान हमारा। अरे खुश हो जाओ, मतलब पाकिस्तान आ रहा है, तुम लोग ऐसे, थोड़ा खुशी तो बनती है। अब मान लो पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तान भी तो मेरा ही जमीन होगा, मैं कौन, भारत, है ना। तो मतलब कि कल के दिन अगर कोई मैं किसी से दूसरे से अर्जित करूं तो अर्जित भूमि भी मेरी भूमि, ठीक है। तो एक्वायर्ड लैंड यानी कि अर्जित भूमि, ठीक है। तो ये तीनों भूभाग मेरा ही होगा, ठीक है। तो ये बताता है आपको आर्टिकल 1। पहले तो आपको नाम बता दिया कि भाई साहब मेरा नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद बता दिया कि मैं क्या हूं, संघ हूं। संघ क्या होता है समझो 2 मिनट में। संघ का मतलब है एक केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों की पावर इक्वल हो, है ना, जितना शक्तिशाली मोदी जी उतना ही शक्तिशाली विष्णु साय, ऐसा बोलना पड़ता है, हकीकत में नहीं है, ठीक है। चलो लेकिन समझने के लिए जितना पावरफुल सेंटर उतना ही पावरफुल स्टेट, इसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, ठीक है। ये होता है फेडरल सिस्टम। तो फिर आपने यहां पे यूनियन क्यों लिखा, क्योंकि हम फेडरल नहीं हैं। देखो वैसे ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, बस थोड़ा सा 2 मिनट समझा देता हूं, एग्जाम में नहीं पूछेगा, डोंट वरी। एक्चुअली अमेरिका जो है वो फेडरल यूज करता है, ब्रिटेन जो है वो एक ऑपोजिट होता है, यूनिटरी, है ना, एकात्मक व्यवस्था। एकात्मक का मतलब केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है राज्य से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एकात्मक। ये यूके, ब्रिटेन और ये है अमेरिका। हमने बोला ठीक ठाक नहीं दिख रहा है ना, कमीज अच्छा नहीं पहना है, पैंट सही नहीं लग रहा है, इसका पैंट ले लिए, इसका कमीज ले लिए बीच में, तो इसके और इसके बीच को हम बोलते हैं यूनियन। हिंदी में दोनों संघ है ना, फेडरल व्यवस्था को भी संघ बोलते हैं, ठीक है, और यूनियन को भी संघ बोलते हैं। ये यूनियन बीच क्या है, मतलब
कभी कभी हम ऐसा दिखते हैं क्योंकि पैंट इसका है, कभी कभी हम ऐसा दिखते हैं क्योंकि शर्ट इसका है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम राज्यों का संघ है। क्लियर? इसको लिख लो, कोई डाउट है पहले पूछ लो। एनी डाउट इन दिस आर्टिकल? नो? समझ में आया? पक्का? गजब। इधर एक बार और देखो, आर्टिकल 1 में पहले नाम बताता है, ठीक है, उसके बाद बताता है कि मैं कैसा हूं, कहां हूं, है ना। तो हम चले जाते हैं डायरेक्टली अनुसूची 1 में कि जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य कौन कौन है यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या क्या राजधानी है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कितना एरिया है, क्षेत्रफल कितना है यहाँ लिखा है। और तीसरे में बताता है कि मेरी भूभाग कितनी है, जमीन कितनी है। तो जो राज्यों का जमीन होगा वो मेरा है, जो केंद्र शासित प्रदेश का होगा वो भी मेरा है, और कल के दिन अगर मैं कोई अर्जित भूमि लाता हूं तो वो भी मेरा ही होगा। क्लियर छे? लिखिए, समझ में आया? तो बात आ रहा है समझ में? लिख लिए? आगे चले? हो गया सर? बुझा रहा है? गुड। चलूं आगे? जहां पे भी डाउट है पूछ लेना। अभी मैं स्लो चल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा शुरुआती है ना, तो जब तक थोड़ा लगे डाउट है सर रोक लो, है ना। हाँ, एमबीसी, हाँ, वो उस कंट्री का होता है। दूतावास जो होता है वो जिस कंट्री में है, जिस कंट्री का, जैसे इंडिया में अगर आप दिल्ली में जाओगे तो दिल्ली में एक पूरा गली ही है जहाँ पे हर देश का एम्बेसी है, तो वो एरिया उनका होता है। और जो दूत होते हैं, ठीक है, राजदूत बोल सकते हो, उन पे भारत का कानून नहीं लगता। ये सारे देशों ने मिलके बैठ के एक एग्रीमेंट किया है, शर्त लगाया है, या ठीक है, और उसमें सबने साइन किया कि भैया हम आपके दूध पे कोई भी कानून नहीं लगाएंगे, अगर वो कुछ गलती भी करता है तो आपके देश में जाके उस पर कानून होगा। दूसरी चीज़, जो भी आपकी एम्बेसी है वो ज़मीन आपका होगा। तो भारत का भी जो दूसरे देश में एम्बेसी है वो हमारा ज़मीन है, ठीक है, ओके। बट उतना डिटेल में नहीं पूछेगा। चलो और कोई डाउट? आर्टिकल 2 पहले समझ लो। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 एक ही बार समझाता हूं साथ में, है ना। ये मान लो भारत है ना, बर्फी समझ के खाना नहीं है, ठीक है, ये भारत है भाई साहब, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान है ना, चलो इधर चाइना है। मान लो पाकिस्तान में ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं बलूचिस्तान, ठीक है, राज्य है वहां का, क्या बोलते हैं? बलूचिस्तान। ठीक है, बलूचिस्तान वाले को उन लोग अच्छे से नहीं रखते, ठीक है। कल के दिन मान लो बलूचिस्तान बोले कि मोदी जी आना है मेरे को इंडिया, है ना, तो आप इंडिया में ले आओ मेरे को, ठीक है, हाँ आ जाओ। तो जब भी कोई बाहरी भूभाग, बाहरी टेरिटरी अगर आपको इंडिया में स्टैब्लिश करना है, ठीक है, इंडिया में लाना है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 हमें दो प्रकार के अधिकार दे रहे हैं। पहला, बाहरी भूभाग को पहले ले आओ, और चाहो तो इसका नाम बाउंड्री चेंज कर दो, है ना। पहले आपको ले आओ, फिर इसका मार और के बढ़िया मुंह छोड़ के मतलब चेहरा बदल दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, बलूचिस्तान आया तो ये पहले ला लिए हम, अब बलूचिस्तान को मैं बलूचिस्तान नहीं रखूंगा, है ना, योगी जी इसको रख लेते हैं महादेव नगर, ठीक है। तो पहले तो लाया, उसके बाद नाम चाहूं तो चेंज कर सकता हूं, ठीक है। तो ये दो प्रकार का अधिकार दे रहा है। अब जब ये आ गया भारत में, मान लो आ गया, अब भारत में आने के बाद मैं या तो इसका नाम चेंज कर दूं, या तो इसका एरिया चेंज कर दूं, क्षेत्रफल, है ना, या तो इसका बाउंड्री चेंज कर दूं, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं।
तो अभी योगी जी जो काम कर रहे हैं नाम चेंज करने का, वो इसी के अनुसार हो रहा है। ठीक है, जब हम देखते हैं कि भाई साहब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो हमने क्या चेंज किया? एरिया। तो ये भी इसी से होता है। ठीक है, दोनों को ध्यान से समझना। कोई बाहरी भूभाग को भारत में लाना है तो हम इसको यूज करेंगे। अब जब वो भारत में आ गया तो आप या तो उसका नाम चेंज कर दो, या तो उसका क्षेत्रफल चेंज कर दो, या तो उसका भूभाग चेंज कर दो, है ना। जो भी करना चाहते हो आप 3 का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज अभी मत लिखो, एक और कनेक्शन। ये संविधान है आपका। संविधान में अगर आपको एक कॉमा भी जोड़ना है या कॉमा भी हटाना है तो इसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं संशोधन। ठीक है, अमेंडमेंट। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। ये जब संविधान में जाओगे तो ये आर्टिकल 368 में मिलेगा। मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा, लगभग एक क्लास तक डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी बस समझो, आपको संविधान में कुछ भी चेंज करने हैं, है ना। मान लो संविधान में एक कोमा हटाने हैं, एक कोमा जोड़ना है, कुछ ए हटाने हैं, कुछ और जोड़ने हैं, तो इसके लिए हम संविधान संशोधन करते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 में दी गई है। ठीक है, अब सोच, मैं आर्टिकल 2 यूज कर रहा हूं, नई कंट्री ला रहा हूं या फिर नई कंट्री को भारत में मिला रहा हूं, तो एज ए स्टेट मिलाऊंगा, है ना, राज्य बना के मिलाऊंगा। अब बताओ, अभी मेरे पास कितने राज्य? एक और मिला लिया तो कितना हो गया? 29। तो मुझे यहां पे जाके चेंज करना पड़ेगा, अनुसूची 1 में करना पड़ेगा ना। ठीक है, मान लो मैं 3 का यूज किया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग कर दिया, तो छत्तीसगढ़ में कितने, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होगी, छत्तीसगढ़ का एरिया क्या होगा, ये सब भी बदलना पड़ेगा। मतलब कि मैं कहीं ना कहीं संविधान संशोधन कर रहा हूं, है ना। और संविधान संशोधन के लिए क्या करना पड़ता है? 368 में बदलाव। लेकिन यहां पे बोला गया है कि भैया जब आप 2 यूज करो और 3 यूज करो तो आप 368 का यूज मत करना, इसको आप साधारण बहुमत, ये क्या होता है मैं आपको 2-3 दिन बाद बताऊंगा, अभी बस समझ लो, साधारण बहुमत से हो जाएगा। मतलब समझो, जब संविधान संशोधन करना होता है तो बहुत ज्यादा लोगों की सहमति चाहिए होती है। ठीक है, तो जब मैं आर्टिकल 2 का यूज कर रहा हूं और आर्टिकल 3 का यूज कर रहा हूं तो संविधान संशोधन कर रहा हूं, है ना। मुझे ज्यादा बहुमत चाहिए थी, लेकिन 4 क्या बोल रहे हैं कि जब आप संविधान संशोधन करो, यानी कि 2 और 3 का यूज करो, तब आसानी से कर लेना। ठीक है, ये छूट दिया है। केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना एक्सेप्शन, अपवाद, तो ये अपवाद है। ठीक है, कि संविधान संशोधन तो हो रहा है बट ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, कुछ लोग मिलके इसको कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा आपका पूरा अनुच्छेद 1 से 4 तक। एक लिख लिए, इसमें कोई डाउट है किसी को भी? हम्म, 4 वाला सिर्फ इन्हीं दोनों को एक्सेप्शन दिया है। तो लिखिए एक लाइन, अनुच्छेद 2, पहले हिंदी मीडियम लिख लो, अनुच्छेद 2। वैसे देखना चाहो तो यहाँ पे देख लो, पहले देखो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, पहला में दिया है नाम और राज्य क्षेत्र, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरा में क्या बताया है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वह होंगे जो पहली अनुसूची में है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? भारत के राज्य क्षेत्र कौन कौन होगा? राज्यों का राज्य क्षेत्र, है ना। पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि ये यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है। उसके बाद ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, 3 प्रकार का। फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? नए राज्यों का प्रवेश, बाहरी राज्य को नए मतलब भारत में मिलाना। फिर नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो पहले एरिया चेंज कर दो, नेम चेंज कर दो, बाउंड्री चेंज कर दो, जो भी करना चाहते हो। फिर जब आप 4 में जाओगे तो देखो, पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में कितनी सीट होगी ये बताया गया है। इसको अभी
मत देखो, मैं जब वो बताऊंगा अनुसूची तो पढ़ाऊंगा। पहली अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। आगे पढ़ोगे तो वही बता रहा है कि इसको बाहर रखा गया है, यानी आप इजीली चेंज कर सकते हो। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, क्योंकि बहुत जटिल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो जो मैं आपको लिखवा रहा हूं वो एक बार लिख लीजिए। अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आर्टिकल इन इंडिया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू आर्टिकल इन इंडिया। नए राज्यों का भारत में, नए राज्यों को भारत में मिलाना, नए राज्यों को भारत में मिलाना। ठीक है, आर्टिकल 3 लिखिए। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides the procedure of the provides the procedure of the reorganization of state, procedure of the reorganization यानी राज्यों का पुनर्गठन, reorganization of the state in India, in India. Under this article, Parliament by law can form the new state, can form the new state, alter the area of a state, alter the area of the state, comma, alter the boundary of the state in India, alter the boundary of the state in India। लिखिए अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार प्रदान करता है, संसद को यह अधिकार प्रदान करता है, संसद को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे राज्यों का नाम, क्षेत्रफल, राज्यों का नाम, क्षेत्रफल आदि बदल सकें। अनुच्छेद 4 लिखिए। अनुच्छेद 4, आर्टिकल 2 and आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 and आर्टिकल 3 would not be considered as a constitutional amendment, would not be considered as a constitutional amendment. It is done by a simple majority of parliament, a simple majority of parliament। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं लिया गया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते समय संसद साधारण बहुमत का उपयोग करेगा, क्योंकि
इसे, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। ठीक है सर। अब इसके आगे एक छोटी सी कहानी है, उसको आप समझिए, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नोट्स मिलेगा उसमें ब्रीफली दे दिया रहेगा। ठीक है। कहानी ये है कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ कैसे, है ना। जब हम आज़ाद हुए और हमारा संविधान लिखाया, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। जब हमारा संविधान लिखाया तो हमारे पास आज जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश नहीं थे। हमारा पूरा जो भूभाग था वो कुछ इस तरीके से बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, है ना। ये 4 प्रकार का राज्य हुआ करता था। ठीक है। मतलब आज हम सिर्फ 2 टाइप के देखते हैं, एक राज्य स्टेट और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, है ना। पहले ऐसा हुआ करता था। ठीक है। बहुत दिक्कत होती थी सरकार को काम करने के लिए, है ना। शुरुआती में हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी टाइप का मतलब फिनोमिना हुआ करता था। बाद में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर इंडिया का मैप याद होगा तो यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है। आंध्र प्रदेश पहले आंध्र प्रदेश नहीं था, पूरा ये मद्रास हुआ करता था, मद्रासी लोग रहते थे। नीचे तमिल बोलने वाले लोग रहते थे और ऊपर तेलुगु बोलने वाले लोग। ठीक है। यहीं पे जब आज़ादी हो रही थी तो नेहरू जी ने ये प्रॉमिस किया था कि जब हम आज़ाद होंगे तो हम तेलुगु बोलने वाले लोगों को अलग राज्य की स्थापना करेंगे और तमिल बोलने वालों के लिए अलग राज्य की स्थापना करेंगे। लेकिन जब हम आज़ाद हुए तो नेहरू जी, सरदार जी, सबको लग गया कि अगर हम अभी इस समय पीरियड पे भाषाई आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर राज्यों का पुनर्गठन करें तो देश छोटे छोटे भागों में बट जाएगा, जो कि वो कभी नहीं चाहते थे। तो वो फिर इसको मना कर दिए कि हम नहीं देंगे। ठीक है। लेकिन लोगों की डिमांड बढ़नी शुरू हो गई, लोग प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए, विद्रोह करना शुरू कर दिए। ठीक है। इसी के चलते फाइनली बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, जैसे एसके धर कमीशन हो गया, ठीक है, जेवीपी कमेटी हो गई, इसके अलावा फजल अली कमेटी हो गई। इन 3 कमेटी को बनाया गया। सबसे पहले एसके धर कमेटी बनाया गया। ठीक है। एसके धर कमेटी ने भी डायरेक्टली मना कर दिया कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जेवीपी कमेटी बनाई गई। जेवीपी कमेटी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सिद्धारमैया। ठीक है। इन तीनों के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई। इन्होंने भी बोला कि भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है। लेकिन इसी बीच एक कुछ गजब कहानी हो गई। एक तेलुगु लीडर थे, ठीक है, मतलब उनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। ठीक है। और जब मृत्यु हुई तो फिर फाइनली विद्रोह और बढ़ गया और सरकार को दबाव में आके फाइनली तमिल बोलने वाले तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन है, तो आप क्या बोलोगे? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको नोट कर लो। ठीक है। भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन जैसे ही आंध्र प्रदेश को ये स्टेटस मिला, भारत के अलग अलग जगहों पे फिर से विद्रोह होना शुरू हो गया, है ना, कि उनको दे दिए हमको भी दो, गुजरातियों के लिए गुजरात, मराठियों के लिए महाराष्ट्र, है ना। तो इस तरीके से डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। बाद में फिर सरकार ने एक फजल अली आयोग बनाया। फजल अली उस समय के सुप्रीम कोर्ट जज थे, है ना, रिटायर्ड जज थे। उनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया और इन्होंने फाइनली अपना रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि ठीक है, अगर लोग भाषाई आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर डिमांड कर रहे हैं तो उनको दे दो। लेकिन उन्होंने एक चीज मेंशन किया, एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए, या ऑपोजिट बोलो, एक भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सर आप मराठी हो तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ महाराष्ट्र में रह सकते हो। अगर मैं छत्तीसगढ़ वाला हूं, मैं भी महाराष्ट्र में रह सकता हूं। गुजरात में रहने के लिए गुजराती होना जरूरी, मराठी भी गुजरात में रह सकते हैं। तो इन्होंने फाइनली ये तो बोला कि सर आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हो, बट
ये कभी मत करना कि एक भाषा एक राज्य, ठीक है। सो फाइनली इनके आयोग के रिपोर्ट के बेसिस पे 1956 में राज्य पुनर्गठन किया गया, ठीक है, राज्य पुनर्गठन किया गया, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइज, ठीक है। तो ये भी लिख लो, राज्य पुनर्गठन कानून लाया गया कब, 1956 में, ठीक है। और इसके बेसिस पे सबसे पहला काम क्या किए पता है, ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी था, पहले इसको खत्म किए, ठीक है। दूसरा काम इन्होंने किया, इस समय पे 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया, है ना। तो पहली बार जब राज्य पुनर्गठन बना तो हमारे पास 14 स्टेट और 6 यूटी बना। उसके बाद बार बार इसमें बदलाव होते गया, अमेंडमेंट होते गया, और फाइनली 2019 में हमारे पास टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी अभी फिलहाल में है, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं तो ये भी सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है। ये 28 हो गए। यूनियन टेरिटरीज ऊपर से आ जाओ, ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, उसके बाद दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसके बाद पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो ये 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज अभी है। तो आपका भाग 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। जो मैं अभी कहानी सुनाया उसमें बस आपको 3 ही चीज लिखने हैं, ठीक है। क्या क्या, पहले ये कमेटी लिख लो, ठीक है। दूसरी चीज, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है, ठीक। तीसरी चीज, राज्य पुनर्गठन कानून या अधिनियम कब लाया गया, 1956, क्लियर है। उस समय कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है। कौन, आर्टिकल में नहीं है, अलग से है, हाँ। नींद आ रही है क्या, नहीं, इतना बोरिंग पढ़ा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है आपको, चलो कोई डाउट, नो। तो हमारा भाग 1 कंप्लीट हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब चलते हैं भाग 2 की ओर। तो पहले तो अब जमीन देख लिए, है ना, अब जमीन पे घर बनाएंगे, फिर लोग रहेंगे, है। तो भाग 2 में हम क्या देखते हैं, नागरिकता, ठीक है, सिटीजनशिप। गुप्ता बहुत दिन से इंतजार कर रही थी ना कॉन्स्टिट्यूशन का, मजा आ रहा है अब, गुड, हाँ 3-4 महीने से इंतजार करे, कब पढ़ाओगे सर, ठीक है। चलो, तो नागरिकता के लिए हम पढ़ेंगे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आर्टिकल भी याद करते जाना। पहला क्या था, राज्यों का नाम, है ना, और संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। दूसरा क्या था, बाहर के राज्य को भारत में मिलाना। तीसरा क्या था, भारत के अंदर के राज्यों का नाम, एरिया, बाउंड्री चेंज करना, ठीक है। 4 क्या था, 2 और 3 यूज करोगे तो साधारण बहुमत से कर लेना, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे 5 से, बट यहां जाने से पहले 2 चीजें, नागरिक होता कौन है, या फिर अगर ऐसे समझना है तो ये समझो कि भारत में कौन कौन रहते हैं, है ना, भारत में कौन कौन रहते हैं। ये मत बोलना एक मैं और एक मेरी वाली, हम तो दोनों ही रहते हैं सर, हमें तीसरे से मतलब ही नहीं है, ये नहीं बोलना है। अगर मैं पूछूं भारत में कितने लोग रहते हैं तो ये आप बता सकते हो, है ना, लेकिन पूछूंगा नहीं, मैं ये पूछूंगा कि भारत में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, बताइए कितने प्रकार के लोग रहते हैं। अरे ये तो बोल सकते हो सर एक मर्द प्रकार के और एक औरत प्रकार के, है? महिला पुरुष, ये भी नहीं पूछ रहा हूं सर। भारत में एक होते हैं नागरिक, नागरिक उसको बोलते हैं जो यहीं के हैं, है ना, हमारे अपने हैं,
ठीक है, 2-4 मिनट में हम उनको भाई बोल देते हैं, ठीक है, तो वो हमारे। तो भारत में नागरिक भी रहते हैं। क्या भारत में विदेशी रहते हैं क्या? ऑफ कोर्स रहते हैं, है ना। तो भारत में विदेशी भी रहते हैं, इसको बोलते हैं एलियन, ठीक है। अब ऋतिक रोशन का मूवी याद आ जाएगा कि सर वो तो हमको बेवकूफ बनाया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपके देश के बाहर का है उसको हम एलियन बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, बोलते हैं ऐसा ही है, ठीक है। जो भारत का है उसको नागरिक बोलते हैं, सिटीजन, और जो बाहर का है या तो उसको विदेशी बोलो या तो उसको एलियन बोलो। अब बोल मत देना, पता चला ऋषि सुनक आया दामाद जी और एलियन कैसा है ना, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। तो दो प्रकार के। अब एलियन में भी दो प्रकार, कैसे? एक अच्छा एलियन है ना, ऋतिक रोशन वाला, क्या नाम था उसका? जादू, अच्छा एलियन, और एक खराब एलियन, ठीक है। तो यहां पे भी दो प्रकार के, एक मित्र वाला और एक दुश्मन वाला, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंडली एलियन, मित्र विदेशी, और ये दुश्मन यानी कि एनिमी एलियन। अच्छा, गुप्ता बताएगी फ्रेंडली एलियन अभी कौन है और एनिमी एलियन कौन है? अच्छा छोड़ो, तू एनिमी बता दे, आप फ्रेंडली बता दो। कौन है ये हमारा दुश्मन? दुश्मन देश कौन सा है? विलेज। सर दुश्मन छोड़ो, आप बस दू बोल दो ना तो हम पाकिस्तान और चाइना का नाम लिख देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक होता है गलत, एक होता है बहुत बढ़िया गलत, ये उससे भी ऊपर है, ठीक है। कोई भी अभी भारत का दुश्मन विदेशी देश नहीं है। तो फिर कब होंगे? जब भी आप किसी के साथ लड़ाई लड़ते हो, वॉर में रहते हो, युद्ध लड़ते हो, उस समय वो देश हमारा एनिमी एलियन कहलाता है ना। तो क्या अभी पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहे हो क्या? नहीं। क्या चाइना के साथ युद्ध कर रहे हो क्या? नहीं। तो अभी सारा देश हमारा क्या है? फ्रेंडली एलियन। जब चाइना के साथ युद्ध होगा तो वो किस में आ जाएंगे? एनिमी एलियन। क्लियर है? ओके। तो ये आपके भारत में दो प्रकार के लोग, नागरिक और विदेशी। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो दोनों को मिलता है, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ किसको मिलता है? नागरिक को। तो नागरिक को सिर्फ मिलने वाला अधिकार लिख लीजिए। अभी क्या होता है ये नहीं पता है आपको, लेकिन बस लिख लो 15, 16, 19, 29, 30, 326, ये बस लिख लिए रहो। मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, बट आपको समझ में नहीं भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को मिलता है ना। अगर आप भारतीय हो तो ही आपको ये अधिकार मिलेगा, अगर आप विदेशी हो तो नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, विदेशी कोई बालक है, पाकिस्तानी बच्चा है, क्या उसको शिक्षा का अधिकार मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा, क्योंकि भाई बच्चा तो बच्चा होता है ना, भगवान की देन है ना, और मतलब हमारे पूर्वजों के भाषा में। तो उनका क्या भाई कि तुम पाकिस्तानी, तुम नेपाली, तो उनको अधिकार मिलेगा। सिर्फ ये कुछ अधिकार हैं जो विदेशियों को नहीं मिलेगा, बाकी सारा अधिकार विदेशियों को मिलेगा। क्लियर है? पहला चीज, आर्टिकल 15 क्या है? तो वैसे तो पढ़ाऊंगा, अभी सुन लो। जाति धर्म के आधार पे, जाति धर्म नस्ल लिंग, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के आधार पे कोई भी आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, ये 15 बोलता है। 16 बोलता है कि इन्हीं के आधार पे कोई सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं करेगा। 19 बोलता है 6 प्रकार के अधिकार, ठीक है, आपको बोलने का अधिकार है, आपको सभा करने का अधिकार है, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, आपको चारों तरफ घूमने का अधिकार है, आपको व्यापार करने का अधिकार है, आपको जमीन लेने का अधिकार था लेकिन खत्म हो गया, आपको अपना मान लो कि बसने का अधिकार है, ठीक है। तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को है, ठीक है। आर्टिकल 29 और 30 है एजुकेशनल राइट, है ना, रिलीजियस एजुकेशनल राइट, यानी कि संस्कृति तथा आपका कल्चर, संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, ठीक है। मतलब वो शिक्षा नहीं जो हम बोलते हैं शिक्षा का अधिकार, वो 21A में है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलीजियस शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा, ठीक है, सपोज मदरसा खुल गया, है ना, हिंदू विश्वविद्यालय खुल गया, तो ये सब इन्हीं के बेसिस पे।
अब मान लो कोई पाकिस्तानी आके बोलेगा हमको यूनिवर्सिटी खोलना है, क्या करोगे? बम बनाने सिखाएंगे, है ना? तो अगर ये अधिकार हम उनको दे देते तो दिक्कत हो जाता, इसलिए ये अधिकार हम उनको नहीं दी। आर्टिकल 326 है वोट देने का अधिकार, है ना? क्या वोट देने तुम जाओगे? भारतीय तू लगती तो नहीं है। अच्छा भारतीय है तो सिर्फ भारतीयों को मिला है ना? आपको नहीं मिलेगा। भारतीय हो, आधार कार्ड रखे हो, गुड। तो ये सिर्फ भारतीयों को मिलने वाला अधिकार है। क्लियर है यहां तक? ओके, इसको लिख लीजिए। लिख लो बाबू, लिख लो। यहाँ पे क्या क्या लिखोगे? पहले भारत में नागरिक होते हैं और विदेशी, इनको एलियन बोलते हैं, इनको सिटीजन बोलते हैं। ठीक है। एलियन दो प्रकार के, एक मित्र और एक दुश्मन, फ्रेंडली एलियन और एनिमी एलियन। ठीक है। फ्रेंडली एलियन सब हैं अभी, एनिमी एलियन वो होते हैं जिसके साथ अभी हम ऑफिशियली वॉर पे हों। ठीक है। फिलहाल कोई भी हमारा दुश्मन देश नहीं है। ठीक है। ये कुछ अधिकार हैं जो कि नागरिक को ही मिला है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 326। ठीक है। ओके। अब आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 10 तक आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? जब हम आजाद हुए तो पाकिस्तान और भारत दो पार्ट में बट चुका था, है ना? तो कुछ लोग पाकिस्तान से भारत जा रहे थे, कुछ लोग भारत से पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ लोग बाहर से भारत आ रहे थे। तो उनको नागरिकता देना है कि नहीं देना, ये समझाने के लिए हमने आर्टिकल 5 से लेकर 10 तक दिया हुआ था। ठीक है। लेकिन अब इसका यूज नहीं होता, एग्जाम में इसको नहीं पूछेगा। बट अगर आप चाहो कि सर बता दीजिए नॉलेज के लिए तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं डायरेक्टली आर्टिकल 11 पढ़ाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बताइए, इसको पढ़ाना है कि डायरेक्ट यहां चले? समझा दूं? ओके चलो। आर्टिकल 5 बोलता है, समझते जाना, कि 26 जनवरी 1950 इसी दिन संविधान बन के लागू हुआ। बन के रेडी कब हुआ था? 26 नवंबर 1949। ये सब डेट याद रखना, जो बोलता हूं ना धीरे से लिख लिया करो। ठीक है। क्योंकि एडीओ में ज्यादा डिटेल नहीं पूछता, यही सब पूछता है। ठीक है। अब सब चीज मैं लिखवा पाऊं ये पॉसिबल नहीं है, तो जो मेरे मुंह से थोड़े थोड़े डेटा निकलते हैं वो आप लिख लिया करो। ठीक है। कि सर संविधान बना कब? 26 नवंबर 1949। लागू कब हुआ? जनवरी 1950। ठीक है। तो इस दिन भारत का नागरिक कौन होगा? ये जवाब 5 देता है। 5 क्या बोलता है? या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक, या तो आपके मम्मी पापा का जन्म भारत में हो तो आप भारत के नागरिक, या तो आपके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो तो आप भारत के नागरिक। और भारत मतलब कौन सा भारत? अनडिवाइडेड भारत, यानी कि भारत, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश, ये सब आप कहीं पे भी पैदा हुए हो आप भारत के नागरिकता ले सकते हो। क्लियर है? तो आर्टिकल 5 क्या बोल रहा है? 26 जनवरी को किसको किसको नागरिकता दी जाएगी? तो कंडीशन क्या है? पहला, आपका जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, मम्मी पापा। तीसरा, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ हो, दादा दादी। ठीक है। तो अगर इन तीनों में किसी एक में भी अप्लाई हो जाते हो, ठीक है, तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 क्या बोलता है ये समझो। ये है पाकिस्तान और ये है इंडिया। ठीक है। अगर मान लो आप पाकिस्तान से भारत आ रहे हो तो नागरिकता देनी पड़ेगी, है ना? तो जो भी पाकिस्तान से भारत आएगा उनको नागरिकता देंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 6 के तहत। तो पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता किसके तहत मिलेगी? 6 के। आगे चलो, आर्टिकल 7 देखो। अगर आप लोग इतिहास पढ़े हो थोड़ा बहुत, ठीक, मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें यह बताया गया है कि पार्टीशन का बात बहुत पहले से शुरू हो गया था, यानी विभाजन जो है वो बहुत पहले से ही आइडिया लग गया था कि अब भारत दो पार्ट में विभाजन होने वाला है। ठीक है। तो बहुत लोग पहले से ही, अरे भाई साहब
विभाजन तो होने ही वाला है, क्यों ना हम चले अपने सनम, ठीक है, पाकिस्तान। जब वो पाकिस्तान चले गए, मतलब कुछ इंडियंस थे, ये कहाँ चले गए, पाकिस्तान। थे भारतीय बट पाकिस्तान चले गए। बट जब पाकिस्तान गए तो उनको याद आ गई भारत की। पाकिस्तान में जो पड़े ना थप्पड़, थप्पड़ यानी वहाँ वहाँ की बदतमीज बदतमीज लोग हैं, ठीक है, हरामी लोग, ना बोल सकता हूँ, ठीक है। भारत की याद आई तो वापस आएंगे, लेकिन जब वापस आए तो भाई साहब हम आने दें, क्वेश्चन है ना कि आने दे कि नहीं, तुम तो चले गए थे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर सुबह का भूला शाम को आ रहा है तो भूला उसको वापस रख लो, भटका हुआ है, भूला हुआ नहीं है। भारत से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान से वापस भारत आया, तो इनको भी हम नागरिकता दे देंगे। ये कौन बोल रहा है, आर्टिकल। तो जो पाकिस्तान से आया उसको भी नागरिकता मिल गया, जो भारत से पाकिस्तान गया वापस आया उसको भी नागरिकता मिल गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, है ना, 1945 में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध सुने होंगे। तो बहुत सारे भारतीय विदेश जाते थे, ठीक है, लड़ने, मारूंगा अभी इसको, ठीक है, लड़ने गए, विश्व युद्ध खत्म, ठीक है, वहीं बस गए। क्यों, इज्जत ज्यादा मिलती है ना वहां पे, भारत जाके फालतू नहीं जाना अभी, आजादी से पहले। लेकिन जब 1947 में उनको पता चला कि भारत आजाद हो गया, ठीक है, और संविधान बन रहा है, तो भारत आना चाहेंगे, तो उनको भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो आर्टिकल 8 बोल रहा है कि जो भारत के बाहर रह रहे लोग हैं वो अगर भारत आना चाहते हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। कंडीशन 1, आपके पेरेंट्स का जन्म अनडिवाइड भारत में हुए होना चाहिए, ठीक है। तो यही कंडीशन जो 5 में था वही सेम है, बस यहाँ पे आपका जन्म हो जरूरी नहीं है। अगर आप बाहर रह रहे हो, भारत के बाहर, यूरोप में रह रहे होगे, अमेरिका में, कहीं पे भी रह रहे हो, अगर आप भारत में आना चाहते हो तो आपको हम नागरिकता दे देंगे। मतलब ये उस समय की सिचुएशन को संभालने के लिए था, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आर्टिकल 9 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, मैं वो बता देता हूं, इसको चाहो तो आप लिख लो। आर्टिकल 9 जो है वो बोलता है कि अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता लेते हो, है ना, दूसरे देश की नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। मतलब सपोज मान लो, इधर आ जाओ, आ जाओ, हाँ आ जाओ, ये अभी मेरा भाई है, ठीक है, यानी कि भारतीय है, ठीक है। अब ये भारतीय है, ठीक है, अच्छा खासा तुम्हारा भाई है ना, पक्का, हाँ। इसको एक गोरी मैडम से प्यार हो गया, है ना, और ये चला गया यूरोप, ठीक है, और यूरोप में जाके इसकी वाली बोलती है मैं भारतीयों से शादी नहीं करूंगी, है ना। ये बोलता है दिक्कत कहाँ आ रही है, विदेशी बनना है ना, चलो ब्रिटेन का बन जाता हूँ। ये ब्रिटेन का बन गया, लेकिन इसको यहाँ पे राशन कार्ड मिल रहा था, है ना, राशन कार्ड था, चावल मिल रहा था भाई साहब, और ये चावल लेने के चक्कर में भारत सरकार को, बैठ जा, चावल लेने के चक्कर में भारत सरकार को बताया ही नहीं कि मैं विदेशी लड़की से शादी करने के लिए विदेश का नागरिकता ले लिया हूँ। तो भैया हम बेवकूफ़ थोड़ी, है ना, आजकल तो ऑनलाइन मीडिया है, पता चल जाता है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि भाई साहब अब विदेशी हो गया है तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप फॉलो करता है। ये क्या होता है समझाता हूं, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है आप सिर्फ एक ही नागरिकता रख सकते हो, ठीक है, आप दो नागरिकता नहीं रख सकते। तो इसके पास दो नागरिकता हो गई थी, ठीक है, विदेशी और मतलब ब्रिटेन का भी और भारत का भी, तो भारत का खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल 9 बोल रहे हैं कि यदि आप किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हो तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन सर ये पूछ सकता है कि भारत कैसी नागरिकता फॉलो करती है, दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, दोनों, तो आपको क्या लगाना है, एकल नागरिकता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज आप बोलोगे कि सर हम तो दो दो चीज लेके बैठे हैं, क्या क्या, सर हमें एक आधार कार्ड मिला है ना, पहली चीज,
आधार कार्ड नागरिकता नहीं है ना। आधार कार्ड सिर्फ आपका आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। आधार कार्ड मैं इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये नागरिकता कार्ड नहीं है, ठीक। दूसरी, आप बोलोगे कि सर हमारा एक निवास प्रमाण पत्र बना है, रेसिडेंस प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट, ठीक है। आप छत्तीसगढ़ क्यों? कोई छत्तीसगढ़ के बाहर का है? कहाँ के? इतने मार खाएगी ना। छत्तीसगढ़ के बाहर का कोई है? नहीं, बैठ जा। कौन है? अच्छा, कहाँ से? यहाँ से? हाँ, पक्का? तू नहीं है, तू बिहारी लगती ही नहीं है। हाँ, तू लगती है। इसको एक दिन छोड़ दिया था, ये दूसरे दिन से कोचिंग गायब हो गई। तू बिहारी नहीं है भाई, है ना। बिहारी लोग तो चलो मान लेते हैं। तेरे पास बिहार का निवास प्रमाण पत्र होगा? है, बोल बोल, है, ठीक है। अच्छा, हो गया, ठीक। तो एक निवास प्रमाण पत्र बिहार का और एक निवास मतलब एक आधार कार्ड इंडिया का, ये दोहरी नागरिकता नहीं होता, है ना। वो निवास प्रमाण पत्र है, ठीक है, और एक आपका सिटीजनशिप है। तो ये दोहरी नागरिकता में आप कंसीडर मत करना, ठीक है। हम भारत में क्या यूज करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। आर्टिकल 10 बोलता है कि आपकी नागरिकता तब तक खत्म नहीं की जाएगी जब तक कि आप कोई असंवैधानिक काम न कर दो, ठीक है। आर्टिकल 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको कल पढ़ाऊंगा। 10 तक क्लियर है? लिख लोगे उसको, छठवां, पांचवा, छठवां, सातवां। मैं इसको छोटा कर देता हूं, आप इसको लिख लेना, ठीक है। ओके, टाइम हो गई, पता भी नहीं चला। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट कल मिलते हैं, और अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेना, ठीक है। समझ में आया क्लासेस आज? ओके, तो कल अनुच्छेद 11 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर मौलिक अधिकार शुरू करेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।